फेवी 30 151 जियाओचेंग में नए घटनाक्रम। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, चून की कबीले के मुखिया जू मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति को, जो हाल ही में जू परिवार में शामिल हुआ है, एक योद्धा की गोली देने को तैयार हैं, तो मैं जू परिवार के लिए कुछ क्यों न करूं। जू जिमू कुछ देर रुका, उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया और उसने कहा, हालांकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में हमारे कॉनसिटी 12 एलायंस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे आधे से अधिक योद्धा स्तरीय सदस्य मारे गए हैं और हमारे परिवार के कुलीन शिष्यों को भी काफ़ी हानि हुई है, जिससे हमारी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। बाहरी ताकतों का मुकाबला करने में हम पूरी तरह असमर्थ हैं और पिछले 2-3 वर्षों से हमने निष्क्रियता बनाए रखी है। क्या कोई और संप्रदाय भी है जो जियाओचेंग में शामिल होना चाहता है? डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जू जिमू ने सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, बात यह नहीं है। हालांकि जियाओचेंग की समग्र शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जिससे वह प्रभावी ढंग से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गया है। स्वाभाविक रूप से वह बाहर की ओर विस्तार नहीं कर सकता और उसके धन के स्रोत भी कम हो गए हैं। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ युद्ध के बाद जियाओ शहर की समग्र शक्ति वास्तव में बहुत कमज़ोर हो गई है। मारे गए या घायल योद्धा स्तर के सदस्यों की संख्या 60% तक पहुंच गई है। ये काफ़ी अच्छा है कि अन्य संप्रदायों और परिवारों ने हस्तक्षेप नहीं किया है। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, हालांकि जू परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना? जू परिवार का नाम सुनते ही जू जिमू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, जू परिवार वर्तमान में जियाओचेंग में चौथे स्थान पर है। हमें जो लाभ प्राप्त हुए हैं, वे पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। जू परिवार के सभी सदस्य लगन से साधना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में हम और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। डू फैंग मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मुझे ज़्यादा राहत महसूस हो रही है। अब जब मैं फैंगचेंग में बस गया हूं, तो निकट भविष्य में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर चीफ जू को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया किसी को भेजकर मुझे बता देना और अगर सुविधा हुई तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। जू जिमू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई फैंग। वह डू फैंग की शक्ति को भलीभांति जानता था। वह शुरुआती योद्धा स्तर पर ही इतना शक्तिशाली था और अब वह मध्यवर्ती योद्धा स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी शक्ति शायद पूरे हॉन शहर में बेजोड़ थी। अगर जू परिवार कभी मुसीबत में होता तो डू फैंग की मदद से वे अपनी परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर पाते। डू फैंग ने अचानक भौहें चढ़ाते हुए कहा, नान उपनाम वाला एक उच्च पदस्थ योद्धा है जो रसायन शास्त्री भी है। क्या प्रमुख जू इस व्यक्ति को जानते हैं? डू फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर नान उपनाम वाले उस बुजुर्ग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। जू जिमू ने कहा, नान उपनाम वाला एक रसायनज्ञ? हाँ, वह फैंगचेंग और आसपास के इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध है। वह एक रसायनज्ञ है। क्या भाई फैंग, क्या आप उसे जानते हैं? डू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछना जारी रखा, क्या चीफ जू इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानते हैं? जू जिमू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कुछ अफवाहें जानता हूँ। उनका नाम नानशान है और उनकी उम्र लगभग 150 या 160 वर्ष है। वे रसायन शास्त्र में काफ़ी जानकार हैं और फैंगचेंग और कई अन्य शहरों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। वे लू परिवार के अतिथि बुजुर्ग हैं और उन्हीं के कारण पिछले कुछ दशकों में लू परिवार की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी है। कहा जाता है कि लू परिवार के मुखिया ने एक बार उन पर एहसान किया था, इसीलिए उन्होंने दशकों तक स्वेच्छा से लू परिवार की सेवा की। इस बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव कुछ विलक्षण है और वे रसायन शास्त्र के अध्ययन में पूरी तरह से लीन हैं, जिसमें वे असाधारण प्रतिभा रखते हैं। यदि वे युद्ध सेनापति के पद तक पहुंच जाते तो रसायन शास्त्र में उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से और भी अधिक होतीं। भाई फैंग ने इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा, क्या कोई संबंध है? जू जिमू भी सोचने पर मजबूर हो गया। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह व्यक्ति मेरे रसायन विद्या कौशल का परीक्षण करना चाहता है। जू जिमू थोड़ा चौंक गई और उसने पूछा, ऐसा क्यों है? काफ़ी देर तक चुप रहने वाली जू लिंगर ने कहा, क्या तुमने खुद कहा था कि तुम स्पिरिट एसेंस पिल बना सकती हो? सीनियर नान ने तुम्हारी कम उम्र के कारण तुम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली। डू फैंग बिना कुछ कहे मुस्कुराया, जबकि जू लिंगर ने मुंह बनाकर कहा, ऐसा ही होना चाहिए। उफ, सीनियर नान की तो बात ही छोड़ो, मुझे भी इस पर यकीन नहीं होता। जू जिमू ने उसे घूर कर देखा और जू लिंगर ने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गई। जू जिमू ने थोड़ी चिंता से पूछा, क्या कुछ होगा?
डू फैंग ने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, परीक्षा के बाद पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे हो। ये देखकर कि डू फैंग बेफिक्र और आत्मविश्वासी लग रहा था, जू जिमू ने और कुछ नहीं कहा और बस हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जू जिमू ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई फैंग, क्या आपने कभी जियाओचेंग लौटने के बारे में सोचा है? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं कुछ और वर्षों तक वुलिंग काउंटी में ही रहूंगा, शायद फैंगचेंग में, या शायद मैं कहीं और जाऊं। जियाओचेंग की बात करें तो हो सकता है मैं कभी फिर वहां से गुजरूं और कुछ समय के लिए रुकूं, लेकिन मेरे लिए वहां लंबे समय तक रहना असंभव है। मैं भविष्य में अपने गृहनगर लौटूंगा। मेरा परिवार वहीं है और वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपने परिवार का जिक्र करते ही डू फैंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह उदासी छा गई। जू जिमू का मूल उद्देश्य केवल डू फैंग के इरादों का पता लगाना और उसे जू परिवार में बनाए रखना था। यदि डू फैंग वहीं रहता तो लगभग 10 वर्षों में जू परिवार झाओ परिवार को पीछे छोड़कर जियाओचेंग का तीसरा सबसे बड़ा परिवार बन सकता था। साथ ही वह अपनी बेटी जू लिंगर के बारे में भी सोच रही थी और यह भी कि क्या उसके और डू फैंग के बीच कोई संबंध बन सकता है। अब जब डू फैंग ने उसे सिरे से ठुकरा दिया था तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। बगल में खड़ी जू लिंगर भी निराश दिख रही थी। जब डू फैंग ने अपने परिवार का जिक्र किया तो उनके चेहरे के भाव देखकर जू जिमू ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, भाई फैंग का परिवार कैसा है? क्या उन्हें कोई परेशानी हो रही है? अगर जू परिवार किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता है तो हमें बता दीजिए, जू परिवार निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। डू फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे दुश्मन हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे नहीं कि जू परिवार उनका मुकाबला कर सके। जब मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं वापस जाकर उन्हें ढूंढूंगा। आखिरी वाक्य कहते समय उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और उनकी आवाज़ में संकल्प था, जिससे जू जिमू और दूसरे आदमी में एक अजीब सी उत्तेजना पैदा हो गई। जू जिमू कुछ आश्चर्यचकित होकर बोले, भाई फैंग को इतना शक्तिशाली शत्रु कैसे मिल गया? इसीलिए तो भाई फैंग की साधना इतनी तीव्र है और आप इतने दबाव में हैं। आप अत्यंत समर्पित होंगे। फिर उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए कहा, ऐसे में मैं भाई फैंग के शीघ्र प्रतिशोध की कामना करता हूँ। कल उत्सव का अंतिम दिन है। उत्सव के बाद क्या भाई फैंग की कोई योजना है? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं नानशान से रसायन विद्या सीखने के लिए कुछ और दिन लू परिवार के साथ रहूंगा। जू जिमू ने कहा, जियाओचेंग के हमारे 5 प्रमुख परिवार कुछ और दिनों के लिए फैंगचेंग में ही रहेंगे। अगर भाई फैंग के पास समय हो तो आप शहर के पूर्व में स्थित फैंगलाई सराय में आकर हमसे मिल सकते हैं। डू फैंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। क्या जियाओ शहर के 5 प्रमुख परिवारों की फैंग शहर में कोई और योजना है? जू जिमू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई फैंग, आप मजाक कर रहे हैं। जियाओ शहर के सभी प्रमुख परिवार भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे लू परिवार के आधे भी नहीं होंगे। वे फैंग शहर में कोई कदम उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हम तो बस कुछ लोगों से मिलने का मौका ढूंढ रहे हैं। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जियाओ शहर की शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ स्वतंत्र साधकों को अपने साथ मिलाना उचित ही है, लेकिन मुझे चिंता है कि यह मुश्किल होगा। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर हिलाया। पूर्वज दाव का हस्तांतरण करते हैं। उत्सव का तीसरा दिन, ये लू परिवार के युद्ध सेनापति बनने के उत्सव का अंतिम दिन है। लू परिवार के मुखिया युद्ध सेनापति बनने के अपने अनुभव और भावनाओं को साझा करेंगे, जिसका योद्धा जगत के कई प्रतिनिधियों को बेसब्री से इंतजार है। डू फैंग समय से पहले ही हॉल में पहुंच गया, बैठ गया और चुपचाप लू परिवार के मुखिया के बोलने का इंतजार करने लगा। समय बीतने के साथ साथ हजारों प्रतिनिधि आ गए, जिनमें कई युवा योद्धा भी शामिल थे। हालांकि वे दशकों या यहाँ तक कि सदियों से योद्धा स्तर तक पहुंच चुके थे, फिर भी वे प्रवचन सुनने आए थे। हर व्यक्ति की समझ अलग अलग थी और शायद उन्हें इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी, जिससे उनकी साधना में प्रगति होगी। लू परिवार के मुखिया धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुए, मंच पर खड़े हुए और सभी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आज लू परिवार के उत्सव का आखिरी दिन है। इसका मुख्य उद्देश्य आप सभी साधकों के साथ युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचने के अपने ज्ञान को साझा करना है, ताकि मैं आपके साधना कार्य में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि उपस्थित सभी लोग अधिक युद्ध सेनापति तैयार कर सकें और हमारे मार्शल स्पिरिट काउंटी में और अधिक प्रतिभा का योगदान दे सकें। कुछ देर रुककर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के बाद लू परिवार के मुखिया ने एक पल के लिए विचार किया,
फिर शून्य में टकटकी लगाकर अपने विचार व्यक्त करने लगे। तथाकथित साधना का वास्तव में अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप की साधना करना या आत्म साधना करना। इसका अर्थ है अपने शरीर की साधना करना, उसे निरंतर मजबूत बनाना और उसकी आयु बढ़ाना, जिससे जीवन को लंबा करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। जैसा कि सर्वविदित है, साधना को 7 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: चिशोधन, योद्धा, सेनापति, युद्ध देवता, युद्ध सम्राट, पूजनीय और संत। चिशोधन चरण को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जबकि अन्य प्रमुख क्षेत्रों को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्यवर्ती और उन्नत। चिशोधन चरण में व्यक्तियों का जीवन काल लगभग 100 वर्ष होता है। योद्धा चरण में व्यक्तियों का जीवन काल लगभग 200 वर्ष होता है। सेनापति चरण में व्यक्तियों का जीवन काल 500 वर्ष तक हो सकता है और युद्ध देवता चरण में व्यक्तियों का जीवन काल 1000 वर्ष से अधिक हो सकता है। चिशोधन अवस्था शरीर में ची ऊर्जा को ग्रहण करने की अवस्था है। ये साधना करने वालों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आने, उसे आत्मसात करने और उसका उपयोग अपने शरीर को परिष्कृत करने, अपनी विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाने और दीर्घायु, तीक्ष्ण श्रवण और दृष्टि तथा बलवान एवं शक्तिशाली शरीर के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। योद्धा क्षेत्र में ची को सार तत्व में परिष्कृत करना शामिल है, जिसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके लगातार मज्जा को शुद्ध करना और हड्डियों को परिष्कृत करना, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती है। युद्ध सेनापति स्तर पर व्यक्ति सार को गोलियों में परिष्कृत करता है, आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित और संपीड़ित करता है और उसे अपने युवान दान में विकसित करता है। युवान दान के साथ व्यक्ति 10 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। बैटल जनरल क्षेत्र का एक योद्धा अपने मूल स्वरूप को तोड़कर उसे एक नवोदित आत्मा में परिवर्तित कर देता है। हालांकि यह एक सूक्ष्म शरीर है, अत्यंत दुर्बल, लगभग नगण्य युद्ध क्षमता वाला, लेकिन 100 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने डू फैंग जैसे साधना ग्रंथों में लू परिवार के मुखिया की व्याख्या देखी है, लेकिन यह व्यक्तिगत विवरण जितना विस्तृत या विशिष्ट नहीं है, इसलिए समझ स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है। उच्च कोटि के योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी ने बड़ी ध्यान से सुना। आखिरकार जीवन में ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं जिनमें युद्ध सेनापति स्तर के एक गुरु से मार्गदर्शन और उत्तर सुनने को मिलते हैं। ये ज्ञान उनके भविष्य के साधना कार्य के लिए सशक्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है और कुछ मामलों में यह अचानक आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण भी बन सकता है। डू फैंग ने ध्यान से सुना, लू परिवार के मुखिया की बातों की तुलना अपने पढ़े हुए ग्रंथों से की और दोनों ने एक दूसरे के विचारों की पुष्टि की। वह सुनता और सोचता रहा, कभी हल्के से सिर हिलाता तो कभी हल्का सा भौहें चढ़ाता। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। जब कोई व्यक्ति उन्नत योद्धा के स्तर तक साधना करता है तो शरीर की नसों में संचित आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित चरम बिंदु पर पहुंच जाती है और आध्यात्मिक चेतना अपेक्षाकृत मजबूत अवस्था में पहुंच जाती है। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में अवशोषित करके आध्यात्मिक चेतना इस विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में मूल रूप से मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को दंतियन की ओर ले जाने के लिए निर्देशित करती है, इसे लगातार संपीड़ित और संघनित करती है और अंत में एक छोटा आदिम अमृत बनाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी की आध्यात्मिक चेतना पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वह इस शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट या शरीर के फटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए साधक की आध्यात्मिक चेतना की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यदि शरीर में आध्यात्मिक सार अपर्याप्त है और युवान दान के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो युवान दान का निर्माण भी विफल हो जाएगा। युवान दान का प्रारंभिक रूप आमतौर पर नाखून के आकार का ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण बढ़ता है और साधना का स्तर सुधरता है, युवान दान धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करते समय शरीर के भीतर अग्नि तत्व की ऊर्जा स्वतः ही मिलकर योद्धा क्षेत्र की विशिष्ट समाधि अग्नि उत्पन्न करती है। जब यह अग्नि उत्पन्न होती है तो अवस्था में स्पष्ट अंतर महसूस होता है। इस समय समाधि अग्नि को नाड़ियों के अनुदिश प्रवाहित करके उन्हें शुद्ध और मजबूत किया जा सकता है। इससे शरीर की शक्ति बढ़ाने और नाड़ियों का विस्तार करने में सहायता मिलती है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव प्रवेश के आरंभ में ही दिखाई देता है। यदि पर्याप्त समाधि अग्नि हो तो इसका प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट होगा, जिससे भविष्य की साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लू परिवार के मुखिया ने धीरे धीरे समझाया।
हालांकि लू परिवार के मुखिया ने थोड़ी देर रुककर शांत स्वर में आगे कहा, पर्याप्त समाधि अग्नि का संचय करना आसान नहीं है। हम में से अधिकांश साधक जब युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली अग्नि लगभग एक जैसी ही होती है। यहाँ तक कि जो लोग मुख्य रूप से अग्नि तत्व की तकनीकों का अभ्यास करते हैं उन्हें इस मामले में कुछ लाभ तो होता है, लेकिन वह नगण्य होता है और इसे काफ़ी कमज़ोर भी कहा जा सकता है। युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अगले स्तर तक पहुंचने में आमतौर पर 100 वर्ष से अधिक का समय लगता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये और भी कठिन होता जाता है। लू परिवार के मुखिया कुछ उदास हुए, फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हालांकि हमारी साधना पहले से ही स्वर्ग को चुनौती दे रही है। मनुष्य केवल कुछ दशकों तक ही जीवित रहते हैं, जबकि योद्धा 200 वर्ष तक जीते हैं और सेनापति तो 500 वर्ष तक जीते हैं। इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए। मंच पर लू परिवार के मुखिया ने धीरे धीरे पिछले 200 वर्षों में अपनी साधना की उपलब्धियों का वर्णन किया। नीचे हजारों ची शोधन और योद्धा स्तर के साधक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। लू परिवार के मुखिया के बोलने के बाद भी कई लोग जाने के लिए अनिच्छुक थे। वे सुनी हुई बातों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहे थे और अपनी सामान्य साधना पद्धतियों से तुलना करके ये जांच रहे थे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। लू परिवार के मुखिया ने लगभग 2 घंटे तक भाषण दिया और फिर अपना भाषण समाप्त किया। प्रतिनिधियों ने बारी बारी से आभार व्यक्त करते हुए लू परिवार के मुखिया को उनके निस्वार्थ उपदेशों के लिए धन्यवाद दिया, जिनसे सभी को बहुत लाभ हुआ और उनके साधना पथ पर समयोचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लू परिवार के मुखिया ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरे क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, इस अवसर पर मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। कुछ देर रुककर जब उन्होंने देखा कि सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्होंने आगे कहा, अर्थात आज से मैं लू परिवार के मुखिया के रूप में कार्य नहीं करूंगा और मेरा पुत्र नाइफेंग मेरा उत्तराधिकारी होगा। मुझे आशा है कि आप सभी हमेशा की तरह लू परिवार का समर्थन करते रहेंगे। इसके बाद सभी ने लू नाइफेंग को बधाई दी, जिन्होंने बदले में आभार व्यक्त किया। उन्होंने लू परिवार के समारोह के सफल समापन की घोषणा करते हुए कहा कि अतिथि कौशल आदान प्रदान के लिए लू परिवार के घर पर ठहर सकते हैं और उनके लिए आवास की व्यवस्था जारी रहेगी या वे स्वयं जा सकते हैं। जो लोग रुके थे उनके मनोरंजन के लिए लू परिवार के पास पर्याप्त संसाधन थे। इसके अलावा उनका रुकना सद्भावना और अच्छे संबंधों का प्रतीक था। लू परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर और अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को भर्ती करके परिवार की ताकत बनान शान के शिष्य नान उपनाम वाले बुजुर्ग के साथ हुए समझौते के कारण डू फैंग ने कुछ समय और लू परिवार में रहने का फैसला किया। इस वेबसाइट का URL बदल गया है। याद रखने का आसान तरीका .com, जहां तक जू जिमू, जू लिंग, एर और जियाओचेंग के अन्य 4 प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों की बात है, वे लू परिवार छोड़कर अस्थायी रूप से फैंगचेंग में अपने अपने काम निपटाने के लिए रुक गए। अधिकांश अन्य संप्रदाय और परिवार के प्रतिनिधि उसी दिन लू परिवार से चले गए और कुछ साधक अगले दिन चले गए। डू फैंग जैसे कुछ ही लोग लू परिवार में रुके रहे क्योंकि उन्हें वहां अन्य महत्वपूर्ण काम निपटाने थे। जो व्यक्ति डू फैंग को आमंत्रित करने आया था वह एक कनिष्ठ योद्धा था, जिसने नीले रंग का चोला पहना हुआ था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे, जिससे उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। डू फैंग ने मन ही मन सोचा, लू परिवार सचमुच फैंगचेंग के नंबर 1 परिवार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उन्होंने एक साधारण योद्धा को दूत बनाकर भेज दिया। नानलिंग काउंटी में एक साधारण योद्धा ही परिवार का मुखिया और स्तंभ बनने के लिए काफ़ी होता है। डू फैंग उस आदमी के पीछे पीछे किंगलियन आंगन से बाहर निकला, दाहिनी ओर मुड़ा, पेड़ों से घिरे एक लंबे रास्ते पर चला और फिर लगभग 100 फीट व्यास वाली एक कृत्रिम झील के चारों ओर घूमकर एक एकांत आंगन में पहुंचा। आंगन लगभग 100 झांग लंबा और 70-80 झांग चौड़ा था, जिसमें केवल 3 इमारतें थीं। बाकी का पूरा हिस्सा औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचों से भरा हुआ था। तीनों इमारतें सादी और बिना सजावट वाली थीं, जिनकी दीवारें गहरे नीले रंग की और छतें धूसर रंग की थीं। एक इमारत 3 मंजिला मीनार जैसी थी, जबकि बाकी 2 इमारतें केवल 2 मंजिला थीं और लगभग 20 झांग व्यास के क्षेत्र में फैली हुई थीं। तीनों इमारतों ने मिलकर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई थी। डू फैंग ने विभिन्न श्रेणियों में लगाए गए औषधीय उद्यानों पर एक नज़र डाली। वहां अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, जिनमें जिनसेंग, कछुआ स्पिरिट फ्रूट और लिंगजी घास जैसी निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां, 9 पत्ती लिंगजी, मांस लिंगजी और हरे लिंगजी फल जैसी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां और यहां तक कि लाल कमल फल जैसी उन्नत किस्में भी शामिल थीं। विविधता भरपूर थी।
आसपास के वातावरण को देखकर लगता है कि यह लू परिवार का औषधीय जड़ी बूटी का बगीचा और रसायन विद्या कार्यशाला है। डू फैंग मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। लू परिवार के औषधीय जड़ी बूटी के बगीचे का आकार सचमुच बहुत बड़ा था और उसमें लगाई गई विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां आश्चर्यजनक थीं। फैंगचेंग में अग्रणी परिवार बनने की लू परिवार की क्षमता वास्तव में उनके अपार संसाधनों का प्रमाण थी। उसने किंग्युआन संप्रदाय में भी इतने बड़े पैमाने का औषधीय जड़ी बूटी का बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। आगे चल रहे लू परिवार के सदस्य ने डू फैंग की ओर देखा, उनके चेहरे पर गर्व का भाव था, और उन्होंने कहा, ये लू परिवार का औषधालय है। आपका क्या विचार है, साथी दाओवादी फैंग? डू फैंग ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, इसका पैमाना बहुत बड़ा है और विविधता भी बहुत व्यापक है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लू परिवार वास्तव में फैंगचेंग का नंबर 1 परिवार होने का हकदार है। डू फैंग की प्रशंसा से प्रसन्न होकर लू परिवार के उस व्यक्ति ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, शेखी बघारने की बात नहीं है, लेकिन न केवल पूरे फैंगचेंग में, बल्कि पूरे वुलिंग काउंटी में भी हमारे लू परिवार के रसायन शास्त्र कौशल और यह औषधि उद्यान प्रसिद्ध हैं और आसानी से शीर्ष 3 में शुमार हैं। डू फैंग ने धीरे से ओह कहा और बोला, मेरी इस बेअदबी के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस संप्रदाय या परिवार का पहला स्थान है? थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगता है कि फेलो दाओइस्ट फैंग वुलिंग काउंटी से नहीं हैं और यहाँ की स्थिति से ज़्यादा परिचित नहीं हैं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, मैं हमेशा से सांसारिक मामलों के प्रति उदासीन रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान रसायन शास्त्र के अध्ययन और अपनी साधना पर केंद्रित रहा है, इसलिए मुझे बाहरी परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओह, कहते हुए उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और आगे कहा, पूरे वुलिंग काउंटी में रसायन विद्या और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के मामले में किंगदान संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अग्रणी है। उनके द्वारा उगाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की विविधता मेरे लू परिवार की तुलना में कम से कम 20% अधिक है और मात्रा कम से कम दोगुनी है। इसके अलावा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किंगदान संप्रदाय मुख्य रूप से रसायन विद्या पर केंद्रित संप्रदाय है। यद्यपि संप्रदाय में केवल एक ही युद्ध सेनापति पूर्वज हैं, किंगदान संप्रदाय के सभी शिष्य रसायन विद्या में निपुण हैं, जिनमें से कम दर्जनों रसायनज्ञ के स्तर तक पहुंच चुके हैं और अनगिनत अन्य रसायनज्ञ हैं। किंगदान संप्रदाय की रसायन विद्या तकनीकों का उल्लेख करते हुए उस व्यक्ति ने अत्यंत सम्मान व्यक्त किया। दर्जनों रसायन शास्त्री और अनगिनत रसायन शास्त्री, किंगदान संप्रदाय वास्तव में रसायन विद्या से जीविका कमाने वाले संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, वे वाकई इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। डू फैंग ने सिर हिलाया और चुप रहा। उस व्यक्ति ने मानो आंगन में प्रवेश करने के लिए अपना पैर उठाया, फिर उसे पीछे खींच लिया, थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर घुमाया और पूछा, मैंने सुना है कि साथी दाओवादी फैंग एक रसायन शास्त्री भी हैं। क्या ये सच है? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या साथी दाओवादी को नहीं पता कि आप मुझे आज यहाँ क्यों लाए हैं? युवक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मेरे मालिक का उपनाम नान है। पता चला कि यह व्यक्ति नानशान का शिष्य है, इसीलिए तो उसे डू फैंग को यहाँ लाने के लिए भेजा गया था। डू फैंग मुस्कुराया और बोला, ये सच है या नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम्हारा गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है? तुम वरिष्ठ नानशान के शिष्य हो, तो रसायन विद्या में तुम्हारा कौशल तो अवश्य ही होगा। अपनी रसायन विद्या की क्षमताओं के बारे में बात करते हुए उस युवक ने थोड़े गर्व के साथ कहा, मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं लगभग 20 वर्षों से अपने गुरु से रसायन विद्या सीख रहा हूँ और मैंने रसायनज्ञ के क्षेत्र में कुछ ही वर्ष पहले प्रवेश किया है। उसके शब्द कुछ हद तक विनम्रतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन उसके लहजे और व्यवहार में थोड़ा गर्व झलक रहा था। 10 वर्षों से अधिक समय तक रसायन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद वह एक कुशल रसायन शास्त्री के स्तर तक पहुंच गया है। उसकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। अन्यथा लू परिवार ने उसे नानशान से रसायन शास्त्र सीखने के लिए नहीं चुना होता और नानशान ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता और उसे सिखाने में अपना समय नहीं लगाया होता। डू फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सहपाठी दाओवादी बहुत ही विनम्र हैं। कहावत है कि एक महान गुरु एक महान शिष्य को जन्म देता है। आपके गुरु के उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल और आपकी अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से आपके गुरु से कम नहीं होंगी। हालांकि वह युवक डू फैंग के प्रति कुछ हद तक असभ्य था, फिर भी डू फैंग द्वारा अपने गुरु और स्वयं की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ। इसलिए उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसका लहजा अधिक मैत्रीपूर्ण हो गया।
उसने कहा, हालांकि साथी दाओइस्ट फैंग की तुलना में मैं बहुत ही कमतर हूँ। आपके रूप रंग से लगता है कि साथी दाओइस्ट फैंग की उम्र बहुत अधिक नहीं है, शायद 30 से ज़्यादा नहीं। आपकी साधना न केवल मध्यम योद्धा स्तर तक पहुंच चुकी है, बल्कि आपके रसायन शास्त्र कौशल भी रसायन शास्त्री स्तर के हैं। मुझे सचमुच शर्म आ रही है। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, धीरे से सिर हिलाया और कहा, भाई लू, चलिए अंदर चलते हैं। हमें आपके गुरु को इंतजार नहीं कराना चाहिए। ठीक है। लू उपनाम वाले उस साधक ने डू फैंग को आंगन में ले जाकर बीच में स्थित 3 मंजिला मीनार जैसी इमारत की ओर प्रस्थान किया। 3 मंजिला मीनार जैसी दिखने वाली यह इमारत सादगी से सजी है, जिसकी गहरे नीले रंग की दीवारें पूरी तरह से उच्च तापमान प्रतिरोधी और ऊष्मारोधक चट्टान से बनी हैं। पहली मंजिल के हॉल में प्रवेश करते ही 3 लोग गंभीर मुद्रा में बैठे थे। पहले व्यक्ति लू नाइफेंग थे, जिन्होंने कल ही लू परिवार के मुखिया का पदभार संभाला था। उनके बाईं ओर नानशान और दाईं ओर लगभग 60 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने थे। उनका चेहरा चोटिल और धब्बों से भरा था, जैसे किसी लड़ाई के बाद किसी आम व्यक्ति का होता है, जिसे देखकर हंसी आ जाती थी। हालांकि डू फैंग हंस नहीं सके। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। वह भी एक उच्च स्तरीय योद्धा थे और लू नाइफेंग से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, संभवतः उच्च स्तरीय योद्धाओं के शिखर पर पहुंच चुके थे, योद्धा सेनापति बनने से बस एक कदम दूर थे। लू परिवार के पास वास्तव में अपार संसाधन थे। रसायन विद्या की शुरुआत। हवा धीरे धीरे तीनों लोगों से 3 झांक की दूरी पर आकर रुकी, थोड़ा हिचकिचाई और झुककर बोली, प्रभु नमस्कार, कुल प्रमुख लू, वरिष्ठ नानशान। इस वेबसाइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। कुछ देर सोचने के बाद उसने भी सम्मान दिखाने के लिए नानशान को वरिष्ठ कहकर संबोधित किया। सचमुच, नानशान की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, जबकि लू नाइफेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा मित्र फेंग, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये मेरे तीसरे चाचा हैं, जो हमारे लू परिवार के नंबर 1 योद्धा हैं। डू फैंग ने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, नमस्कार सीनियर लू। चूंकि यह व्यक्ति लू नाइफेंग का चाचा था, इसलिए उसे सीनियर कहने में कोई हर्ज नहीं था। लू नाइफेंग के चाचा भावहीन बने रहे, उन्होंने केवल हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उनकी निगाहें डू फैंग को सिर से पैर तक परख रही थीं, मानो वे उसे पूरी तरह से परखने की कोशिश कर रहे हों। अपने उग्र स्वभाव के लिए मशहूर नानशान ने हाथ हिलाते हुए कहा, बहुत हो गई ये फालतू की बातें, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। युवा मित्र फैंग, क्या आप पहले योद्धा की गोली लेना चाहेंगे या आत्मासार की गोली? डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सीनियर नान, पहले किस तरह की गोलियां बनानी हैं, ये गौण बात है। लेकिन गोलियां बनाने से पहले हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। नानशान अधीर हो रहा था और उसने कहा, अगर आपको कुछ और कहना है तो जल्दी कह दीजिए। डू फैंग ने धीरे से कहा, पहली बात, जैसा कि आपने बताया, रसायन विद्या के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री लू परिवार द्वारा प्रदान की जाती है। तो गोलियों के तैयार होने के बाद उनका मालिक कौन होगा? दूसरी बात, अगर मैं गोलियों को तैयार करने में असफल हो जाऊं तो क्या होगा? नानशान ने भौहें चढ़ाईं, कुछ देर सोचा और फिर बोला, रसायन शास्त्र के नियमों के अनुसार जो गोलियां तुम बनाओगे वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ही होंगी। अगर तुम इन 2 गोलियों को बनाने में असफल रहे तो तुम्हें सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की दुगुनी मात्रा से इसकी भरपाई करनी होगी। कैसा रहेगा, ठीक है ना? डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल उचित है। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। नानशान उठ खड़ा हुआ और तेजी से पीछे की ओर चलने लगा। लू नाइफेंग ने अपना सिर घुमाया और अपने चाचा के साथ एक बेबस मुस्कान साझा की, फिर वह भी उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे नानशान के पीछे चलने लगी। डू फैंग का चेहरा शांत हो गया और वह आराम से लू नाइफेंग और दूसरे व्यक्ति के पीछे चलने लगा। वे एक गलियारे में मुड़े और पीछे के कमरे में पहुंचे। ये कमरा लगभग 5 झांग लंबा और चौड़ा था, जिसके बीच में 3 फुट ऊंचा एक चौकोर कड़ाहा रखा था। कड़ाहा गहरे लाल रंग का था और उस पर जगह जगह कुछ मंत्र खुदे हुए थे। पूरा कड़ाहा उतार चढ़ाव से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके तल में एक प्रचंड लौ जल रही थी। नानशान ने कड़ाही की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, यह जगह मेरी निजी रसायन विद्या की जगह है। ये कड़ाही बेहद उच्च गुणवत्ता की है। यह मुझे संयोग से मिली है। आज मैं इसे आपको उधार दे रहा हूं ताकि आप इसका उपयोग योद्धा पिल और स्पिरिट एसेंस पिल बनाने के लिए कर सकें।
अगर फिर भी आप इन्हें नहीं बना पाए तो इसका मतलब है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ जी, निश्चिंत रहिए, अगर मैं गोली बनाने में असफल रहा तो बर्बाद हुई औषधीय सामग्री की भरपाई मैं स्वयं कर लूंगा। अब कृपया मुझे सामग्री दे दीजिए। अपने दाहिने हाथ के इशारे से नानशान ने अपने सामने सैकड़ों कच्चा माल प्रकट कर दिया, कुछ बक्सों में और कुछ अज्ञात लाल रस्सियों से बंधे हुए। उसी समय नानशान ने गहरी आवाज में कहा, इन जड़ी बूटियों से 10 योद्धा गोलियां और 10 आत्मासार गोलियां बनाई जा सकती हैं। आप तय करें कि इनका क्या करना है। फिर अपनी आस्तीन झटकते ही जड़ी बूटियां डू फैंग की ओर उड़ गईं और स्थिर होकर हवा में तैरने लगीं। डू फैंग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और कई औषधीय जड़ी बूटियों की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपने थैले में रख लिया। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें थोड़ी बंद की और अपने शरीर को सर्वोत्तम अवस्था में समायोजित किया। कुछ दर्जन सांसों के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, अपना दाहिना हाथ झटका और लाल प्रकाश की एक किरण निकली और कड़ाही में प्रवेश कर गई। यह एक औषधीय जड़ी बूटी थी और डू फैंग ने आधिकारिक तौर पर गोलियां बनाना शुरू कर दिया। नानशान, लू नाइफेंग के चचेरे भाई और नानशान के शिष्य पीछे हट गए और डू फैंग की रसायन प्रक्रिया को ध्यान से देखने लगे। एक अनुभवी रसायन शास्त्री होने के नाते नानशान स्वाभाविक रूप से दवाइयां बनाने की प्रक्रिया को पूरा होने से पहले ही देखकर डू फैंग के कौशल स्तर का अनुमान लगा सकता था। नानशान के शिष्य लू परिवार के उस युवक ने डू फैंग की प्रक्रिया से तकनीक, ताप नियंत्रण और अनुपात जैसी बातें सीखीं, जिससे उसे अमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। लू नाइफेंग और उसके चाचा को भले ही रसायन शास्त्र की समझ न हो, लेकिन एक उस्ताद को दवाइयां बनाते देखना उनके लिए एक मूल्यवान सीख थी। रसायन शास्त्र का पहला चरण स्वाभाविक रूप से औषधीय सामग्रियों का निष्कर्षण है। सामग्रियों से सभी अशुद्धियों को हटाकर केवल उनके सार को ही शेष रखकर ही उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां बनाई जा सकती हैं। डू फैंग लगातार कड़ाही में औषधीय जड़ी बूटियां डालता रहा और आग की लपटों की तीव्रता और जलने के समय को नियंत्रित करता रहा ताकि जड़ी बूटियों में मौजूद अशुद्धियां जलकर नष्ट हो जाएं। समय बीतने के साथ डू फैंग ने 1 दर्जन से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां डाल दी थीं और कड़ाही में गाढ़े तरल के गुच्छे बन गए थे, कुछ एकदम साफ, कुछ धुंधले रंग के और कुछ बेहद चमकदार। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद वॉरियर पिल बनाने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री अंततः निकाल ली गई। डू फैंग ने राहत की सांस ली, निकाली गई सामग्री की गुणवत्ता से वह काफी संतुष्ट था। अब अगला कदम समलन प्रक्रिया शुरू करना था। समलन विभिन्न गुणों वाली औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाने की प्रक्रिया है, जिससे वे आपस में अच्छी तरह घुल मिलकर एक शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उत्पन्न कर सकें। समलन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक भी गलती पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है और सारी जड़ी बूटियां नष्ट कर सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में विस्फोट भी हो सकता है। सबसे पहले समान या एक जैसे औषधीय गुणों वाले 2 या 3 कच्चे माल को आपस में मिलाया जाता है। फिर एक दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध वाले औषधीय पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। अंत में पहले से मिश्रित कई औषधीय पदार्थों के मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है। इस स्तर पर एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध बहुत प्रबल होता है और रसायनज्ञ का आध्यात्मिक नियंत्रण अत्यंत मजबूत और सटीक होना आवश्यक है। अन्यथा जरा सी भी चूक से मिश्रण विफल हो सकता है। रसायन शास्त्रियों को उच्च स्तर की आध्यात्मिक जागरूकता, सशक्त मार्गदर्शन और औषधीय गुणों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है और उन्हें स्वयं इन गुणों से हानि नहीं होनी चाहिए। हालांकि डू फैंग एक नवविकसित मध्यवर्ती योद्धा ही था। उसकी आध्यात्मिक जागरूकता दशकों के अनुभव वाले एक उन्नत रसायन शास्त्री नानशान की तुलना में कहीं कम थी। भले ही उसका सैद्धांतिक ज्ञान उच्च था, लेकिन वास्तविक अभ्यास में उसकी आध्यात्मिक जागरूकता की प्रभावशीलता निर्विवाद थी। इसलिए नानशान और अन्य लोगों ने डू फैंग की रसायन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। विभिन्न रंगों और आकारों के दर्जनों गाढ़े तरल पदार्थों को परिष्कृत करने के बाद डू फैंग ने प्रत्येक तरल पदार्थ का 10वां हिस्सा अलग किया और उन्हें आपस में मिला दिया। चूंकि ये 10 हिस्से थे, इसलिए यदि इन्हें एक साथ मिलाया जाता तो असफल होने पर क्या होता, ये कहना मुश्किल था। इन्हें अलग अलग 10 बार परिष्कृत करके उसे 10 मौके मिलते। मूल रूप से योद्धा गोलियां और आत्मासार गोलियां बनाने में उसकी सफलता दर अधिकतम केवल 60% थी और वह हर बार गोलियां बनाने में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए इन्हें अलग अलग परिष्कृत करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों को 3 बड़े तरल पिंडों में मिलाया गया है। अब अंतिम चरण है।
औषधीय प्रभाव को ज्यामितीय रूप से कई गुना बढ़ाने के लिए इन तीनों तरल पिंडों को एक साथ मिलाना होगा। डू फैंग के माथे पर हल्का पसीना था, उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। अपनी उस आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए, जो उसी स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, उसने तरल के तीनों गुच्छों को एक दूसरे के करीब लाते हुए उन्हें आपस में मिलाने का प्रयास लू परिवार को छोड़ना। कड़ाही में तरल के तीनों गुच्छे हल्के हल्के उबल रहे थे। डू फैंग की आध्यात्मिक चेतना से निर्देशित होकर वे एक दूसरे के करीब आए और संपर्क में आए, लेकिन तुरंत ही वापस उछल गए, मानो उनमें आत्मबोध हो। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। हालांकि ये डू फैंग की अपेक्षाओं के अनुरूप था। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब वह इस योद्धा गोली का निर्माण कर रहा था, और उसे पहले से ही अनुभव था। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को पुनः समायोजित करने के बाद उसने अपना सारा ध्यान तीनों द्रवों के विलय पर केंद्रित किया। वे पुनः संपर्क में आए, फिर अलग हुए और फिर एक बार फिर संपर्क में आए। इस बार वे तुरंत अलग नहीं हुए। तीनों द्रव धीरे धीरे एक दूसरे में समाहित हो गए। यद्यपि एक प्रबल प्रतिकर्षण बल अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वह डू फैंग के नियंत्रण में था। डू फैंग ने राहत की एक हल्की सांस ली और सावधानीपूर्वक घटकों को जोड़ना जारी रखा। सम्मलन पूरा होने से पहले कुछ भी हो सकता था। सम्मलन प्रक्रिया धीमी और कठिन थी, लेकिन सफलता निकट थी। जब नानशान और अन्य लोगों ने देखा कि डू फैंग वास्तव में औषधीय सार के तीनों गुच्छों को आपस में मिलाने में सक्षम है, तो वे सभी चौंक गए। ये युवक वाकई कोई साधारण रसायनज्ञ नहीं था। उसके पास योद्धाओं की गोलियां और आध्यात्मिक सार की गोलियां बनाने का कौशल था, और उसकी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति स्पष्ट थी। लू नाइफेंग का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसने अपने चाचा की ओर मुड़कर उन्हें एक समझदारी भरा इशारा किया और डू फैंग की रसायन विद्या की प्रक्रिया को देखता रहा। लू परिवार के युवा सदस्य, जो नानशान के शिष्य थे, ईर्ष्या और जलन दोनों के भाव लिए हुए थे। लगभग आधे घंटे बाद तरल के तीनों गुच्छे अंततः पूरी तरह से मिल गए और एक बड़ा तरल गुच्छा बन गए। डू फैंग को राहत मिली। इस सफल सम्मेलन के साथ रसायन शास्त्र 8/10वां हिस्सा पूरा हो गया था, और शेष 2/10वां हिस्सा अंतिम चरण था, गोली को तैयार करना। तथाकथित दवा का शुद्धिकरण का तात्पर्य दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों से पुनर्तः मिश्रित तरल दवा को संघनित करके गोली के रूप में ढालना है, और फिर उसमें मौजूद अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे और अधिक परिष्कृत करना है, जिससे उसके औषधीय गुण और अधिक शुद्ध हो जाते हैं। यदि यह चरण पूर्णतया सही ढंग से नहीं किया जाता है, तो इससे समग्र परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गोली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभावित होगी। ठंडा करने की प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता। आमतौर पर पहला बैच लगभग आधे घंटे में सफलतापूर्वक तैयार हो जाता है। 9 और बैचों की सामग्रियों को मिलाना बाकी है। डू फैंग ने अगली योद्धा की गोली बनाना शुरू किया। हालांकि दूसरा बैच इतना भाग्यशाली नहीं रहा। सम्मलन प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी गलती के कारण वह असफल हो गया। इस प्रकार 4 घंटे बाद 10 में से 7 बैच औषधीय सामग्रियों को सफलतापूर्वक मिलाया जा सका। कुछ समय की प्रक्रिया के बाद अंततः कड़ाही में 5 पुनर्तः गोल गोलियां प्रकट हुईं, और इस प्रकार गोलियां बनकर तैयार हो गईं। डू फैंग द्वारा गोलियों को बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर 5 योद्धा गोलियों को पूरा करने तक लगभग 10 घंटे का समय लगा, जो काफ़ी लंबा समय था, लेकिन अंततः वह उन्हें बनाने में सफल हो गया। 5 गोलियां कड़ाही के ऊपर तैर रही थीं, घूम रही थीं और एक मनमोहक रोशनी बिखेर रही थी जो ताजगी भरी और आनंददायक थी। डू फैंग ने अपनी आस्तीन लहराए और पहले से तैयार की गई एक जैड की बोतल में 5 आध्यात्मिक गोलियां डाल दीं। फिर वह मुड़ा, धीरे धीरे नानशान की ओर चला, बोतल नानशान की ओर फेंकी और बोला, मैंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस बीच नानशान पहले से ही पूरी तरह से सदमे में थी, जबकि लू नाइफेंग और उसके चाचा दोनों प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे, और नानशान के लू परिवार का शिष्य भी बेहद सदमे में था। नानशान को उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग वास्तव में 50% सफलता दर के साथ योद्धा गोलियां बना सकता है, जो उससे केवल थोड़ी ही कमज़ोर थी। उसने डू फैंग द्वारा फेंकी गई बोतल ली, उसे खोला, एक गोली निकाली, उसे अपनी हथेली में रखा और ध्यान से उसकी जांच की। जल्द ही नानशान का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने हल्का सा सिर हिलाया, फिर दिल खोलकर हंसते हुए कहा, वाह वाह वाह। लगातार 3 बार वाह कहने के बाद वह रुका और डू फैंग की ओर देखते हुए बोला, इस योद्धा गोली का रंग एक समान है और इसके औषधीय गुण पूरी तरह से मिश्रित हैं। इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम सच कह रहे थे। इतनी कम उम्र में इतनी उत्कृष्ट रसायन विद्या की कला होना दुर्लभ है, यहाँ तक कि किंगदान संप्रदाय में भी।
बहुत बढ़िया, एक होनहार युवक। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। नानशान बहुत उत्साहित था और डू फैंग की खूब तारीफ कर रहा था। वहीं डू फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो बस थोड़ा भाग्यशाली था। नानशान ने मुस्कुराते हुए बोतल डू फैंग को लौटा दी और पूछा, वैसे आपके गुरु कौन हैं? वे इतने उत्कृष्ट शिष्य को प्रशिक्षण दे सकते हैं। मैं उनके साथ एक अच्छा अभ्यास सत्र करना चाहता हूँ। डू फैंग रुका, अपना सिर हिलाया और बोला, मैंने रसायन विद्या स्वयं सीखी है, मुझे सिखाने वाला कोई गुरु नहीं था। ये सुनकर नानशान और बाकी लोग इतने हैरान रह गए कि उनकी बोलती बंद हो गई। नानशान ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? आपका कोई गुरु नहीं है और आपने रसायन विद्या खुद ही सीख ली। डू फैंग को फिर से सहमति में सिर हिलाते देख वह भी अवाक रह गया और उसने लू नाइफेंग और उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी को देखा। लू नाइफेंग ने सिर हिलाया, धीरे से आह भरी और कहा, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने स्वयं ही रसायन विद्या सीखी और इतनी कम उम्र में ही वरिष्ठ रसायनज्ञ के स्तर तक पहुंच गया है। रसायन विद्या में उसकी प्रतिभा बेजोड़ है। युवा मित्र फैंग, मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करती हूँ। डू फैंग ने कहा, मैं योद्धा की गोली बनाने से थक गया हूँ। क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर सकता हूँ? और वरिष्ठ महोदय, मुझे लगता है कि अब आत्मा सार की गोली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नानशान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बहुत खूब, तुम्हारी रसायन विद्या की कुशलता तो पहले से ही स्पष्ट है, इसलिए स्पिरिट एसेंस पिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अपना वादा निभाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो सामग्री दे दूंगा। बोलते ही उसने अपनी आस्तीन झटक दी और दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियां हवा में से प्रकट हो गईं। फिर हल्के से झटके से नानशान ने उन जड़ी बूटियों को डू फैंग के सामने रख दिया। डू फैंग ने थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराई और सारी औषधीय जड़ी बूटियां अपने थैले में रख लीं। लू नाइफेंग ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी अगली योजनाएं क्या हैं, युवा मित्र फैंग? डू फैंग ने कहा, फिलहाल मेरी कोई खास योजना नहीं है। मैं मुख्य रूप से फैंग चेंग में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लू नाइफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो युवा मित्र फैंग, क्या तुमने कभी मेरे लू परिवार में शामिल होने के बारे में सोचा है? लू परिवार में युवा मित्र फैंग के लिए रसायन विद्या सीखने के लिए प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं और फेलो दाओइस्ट नान जैसे विशेषज्ञ भी हैं जिनसे तुम चर्चा कर सकते हो। इससे तुम्हारी रसायन विद्या की कुशलता में निश्चित रूप से अधिक सुधार होगा। डू फैंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, मुझे आज़ाद रहने की आदत है और मैं बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रहना पसंद नहीं करता। मैं चीफ लू की दयालुता का आभारी हूँ। लू नाइफेंग और उनके चाचा दोनों निराश दिख रहे थे। लू परिवार ऐसे उत्कृष्ट रसायन शास्त्री को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगा, या कम से कम उन्हें लू परिवार का अच्छा मित्र बना लेगा। डू फैंग के साफ इनकार को देखकर लू नाइफेंग ने कहा, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। युवा मित्र फैंग आराम से सोच विचार कर सकते हैं। जब भी आप लू परिवार में आना चाहें, हमारे पास आपके लिए जगह होगी और हम आपका हमेशा स्वागत करेंगे। डू फैंग ने निमंत्रण के लिए लू नाइफेंग को धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन उसने तिरस्कार किया। अगर लू नाइफेंग को पता होता कि लू परिवार के लू हाओ की मृत्यु उसी के हाथों हुई है, तो क्या वह भी उसके प्रति इतनी विनम्र होती? नानशान ने कहा, चूंकि युवा मित्र फैंग थक गया है, उसे पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। डू फैंग ने कहा, मामला यहाँ सुलझ गया है। मैं आज लू परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। मैं कुल प्रमुख लू, वरिष्ठ लू और वरिष्ठ नान को अलविदा कहना चाहता हूँ। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी, इसलिए डू फैंग ने कहा कि वह आज ही चला जाएगा। आज जा रहे हो? लू नाइफेंग थोड़ी हैरान हुई। कुछ देर सोचने के बाद वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है मेरे दोस्त फैंग, वापस जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। सुबह होने के बाद भी निकलने में देर नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।